इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के टॉपिक में डाइव करते हैं। देखिए, जब भी लखनऊ का नाम आता है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पहले आप वाली तहजीब, नज़ाकत, अदब, राइट? लेकिन आज हम जो कहानी डिकोड करने जा रहे हैं वो सिर्फ इन शिष्टाचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बेहद खूनी, लचीले और 250 सालों के कड़े संघर्ष की गाथा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम नवाबों का दौर, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, रेजिडेंसी, दिलकुशा कोठी और कैसरबाग पैलेस का वो इतिहास खंगालेंगे जिसने अकाल से लड़ने के अचूक तरीके खोजे और 1857 की उस क्रूर जंग का सामना किया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक ऐसी विशाल इमारत जिसे दिन भर सैकड़ों मजदूर पसीने से बनाते थे और रात के अंधेरे में कुछ लोग आकर उसे जानबूझकर तोड़ देते थे। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई अफवाह नहीं है। ये काम पूरे 10 सालों तक चला और अगर आज के हिसाब से इसकी लागत जोड़ें तो वो लगभग 3200 करोड़ रुपए बैठेगी। कोई अपनी ही बनाई इमारत को क्यों तोड़ेगा? इस बड़े रहस्य से हम बस थोड़ी ही देर में पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले इस शहर की जड़ों को समझते हैं। नवाबी दौर से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन इस शहर की नींव बहुत पुरानी है। इसके नाम को लेकर इतिहास में 3 अलग अलग दिलचस्प थ्योरीज मिलती हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक इसे भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने बसाया था, इसलिए इसका नाम लक्ष्मणपुर था। दूसरी कहानी हमें 12वीं-13वीं सदी में ले जाती है, जब राजा लखन अहीर ने लखन किला बनवाया और वहीं से ये लखनऊ बना। और तीसरी थ्योरी कहती है कि इसका नाम राजा लाख की पत्नी लखनावती के नाम पर पड़ा था। ये सारी कहानियां साफ बताती हैं कि इस जमीन का इतिहास कितना प्राचीन है। चलिए अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि नवाब सत्ता में कैसे आए। 1722 से पहले यहां मुगलों और शेरशाह सूरी का कब्जा था, लेकिन जैसे ही मुगल कमजोर पड़े 1722 में सादत खान ने खुद को आजाद घोषित करके स्वतंत्र अवध की नींव रख दी। फिर आता है सबसे टर्निंग पॉइंट, 1775 से 1797 का दौर। ये चौथे नवाब आसफ उद्दौला का वक्त था, जब लखनऊ को उसका वो असली आर्किटेक्चरल और कल्चरल रूप मिला जिसे हम आज जानते हैं। ये शानदार नवाबी युग 136 सालों तक शान से चला, जब तक कि 1856 में अंग्रेजों ने इसे हथिया नहीं लिया। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश सरकार का वो ऑफिशियल लोगो देखा है, वो जिसमें 2 मछलियां बनी हैं? इसका कनेक्शन सीधा नवाब सादत खान से जुड़ा है। इसे माही मर्तब कहते हैं। कहा जाता है कि जब सादत खान नाव से लखनऊ आ रहे थे तो नदी से 2 मछलियां उछलकर सीधी उनकी गोद में आ गिरी। इसे एक जबरदस्त शुभ संकेत माना गया और बस यहीं से जुड़वा मछली का ये निशान अवध की पहचान बन गया। सोचिए, उस जमाने में ये प्रतीक आज के भारत रत्न या पद्म विभूषण जैसा बड़ा सम्मान हुआ करता था। अब आते हैं बड़ा इमामबाड़ा पर, एक ऐसा स्मारक जो किसी अकाल से बचने के लिए बनाया गया था। याद है, हमने शुरुआत में एक रहस्यमय इमारत की बात की थी जो रात में तोड़ दी जाती थी? वो यही बड़ा इमामबाड़ा है। 1780 के दशक में अवध में एक भयंकर अकाल पड़ा था। अब नवाब आसफ उद्दौला अपनी जनता को मुफ्त में खैरात देकर उनका आत्मसम्मान नहीं कुचलना चाहते थे, तो उन्होंने ये गजब की योजना बनाई। आम लोग दिन भर इस इमारत को बनाते, जिसके बदले उन्हें मजदूरी और खाना मिलता, और फिर काम कभी खत्म ना हो, इसलिए नवाब के ही आदेश पर रात के अंधेरे में बड़े रईस और दरबारी आकर उस बने हुए हिस्से को तोड़ देते। ये साइकिल लिटरली 10 साल तक चला। ये कोई चैरिटी नहीं थी, बल्कि पूरे सम्मान के साथ लोगों की जान बचाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। और इसी शानदार सोच की वजह से जनता ने अपने नवाब को सर आंखों पर बिठा लिया। एक कहावत उस वक्त बहुत मशहूर हुई, जिसे ना दे मौला उसे दे आसफ उद्दौला। मतलब अगर ऊपर वाला भी रूठ जाए और अकाल दे दे, तब भी हमारे नवाब हमें भूखा नहीं सोने देंगे। ये स्टेट द्वारा चलाए गए वेलफेयर सिस्टम का एक बहुत ही बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण है। लेकिन इसकी सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि इसकी इंजीनियरिंग भी आपको हैरत में डाल देगी। इसका जो सेंट्रल हॉल है वो करीब 50 मीटर लंबा और 15 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरी विशाल छत में लोहे या लकड़ी का एक भी बीम नहीं है। इसे लाखोरी ईंटों और एक बिल्कुल अजीबोगरीब गारे यानी मोर्टार से बनाया गया था। चूना और सुर्खी के साथ साथ इसमें उड़द की दाल, चावल की भूसी और गोंद मिलाया गया। सुनने में शायद मजाक लगे, लेकिन इन अजीब सी चीजों ने इस छत को इतना लचीला और मजबूत बना दिया कि वो आज तक भूकंप के झटके आराम से झेल जाती है। और इसी इमामबाड़े के ऊपर है दुनिया भर में मशहूर भूल भुलैया। अब बिना लोहे के इतनी भारी छत टिकती कैसे?
तो आर्किटेक्ट्स ने क्या किया कि दीवारों और छत के अंदर 1000 से ज्यादा खोखले गलियारों का एक जाल बुन दिया ताकि वजन बढ़ जाए। लेकिन इसका अकूस्टिक सिस्टम तो नेक्स्ट लेवल है। अगर आप 100 मीटर दूर खड़े होकर माचिस की तीली भी जलाएं या फुसफुसाएं तो दूसरे कोने में खड़ा इंसान उसे एकदम साफ सुन सकता है। ये उस जमाने का एक हाईटेक सर्वेलांस सिस्टम था ताकि नवाब गुप्त बैठकों की जासूसी कर सकें। क्या गजब का दिमाग लगाया था ना। बड़ा इमाम बाड़ा से आगे बढ़ें तो आता है रूमी दरवाज़ा। इसे भी 1784 के अकाल के दौरान ही बनाया गया था और ये पूरी दुनिया के लिए एक वैश्विक संदेश था। 60 फीट ऊंचा ये दरवाज़ा कोई आम एंट्री गेट नहीं था। इसकी प्रेरणा तुर्की के इस्तांबुल में मौजूद सबलाइम पोर्ट से ली गई थी। इसकी मेहराबों पर कमाल की नक्काशी थी और टॉप पर एक विशाल लालटेन होती थी जहां से फव्वारे फूटते थे। इस तुर्किश गेटवे के जरिए अवध के नवाब दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहे थे कि लखनऊ कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये ऑटोमन जैसे बड़े साम्राज्यों को टक्कर देने वाला एक कॉस्मोपॉलिटन और ग्लोबल हब है। चलिए, अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हम बात कर रहे हैं रेजिडेंसी की, साम्राज्यों का टकराव। 1800 के दशक की शुरुआत तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहां अपने पैर पसार चुकी थी और ये जो 6 महीने का समय है ना, ये इतिहास के सबसे खौफनाक दौर में से एक है। ये बात है 1857 की। मई से लेकर नवंबर तक पूरे 6 महीने भारतीय विद्रोहियों ने रेजिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया था। अंदर ब्रिटिश अफसर, सैनिक और उनके परिवार मिलाकर लगभग 3000 लोग फंसे थे। ये घेराबंदी इतनी भयानक थी कि दोनों तरफ से हजारों जानें गई। अगर आप आज भी रेजिडेंसी जाएंगे तो आपको वो इतिहास चीखता हुआ दिखाई देगा। वहां के चर्च और इमारतों के खंडरों को ध्यान से देखिए। उन दीवारों पर मौजूद वो अनगिनत गोलियों के निशान और तोप के गोलों के गड्ढे, वो कोई डिजाइन नहीं है, वो उस खूनी संघर्ष के सीधे, क्रूर और भौतिक प्रमाण हैं जो आज भी उस भयानक तबाही की गवाही देते हैं। इस खूनी लड़ाई से थोड़ा बाहर निकलें तो कैंट इलाके में हमें दिलकुशा कोठी मिलती है, जिसे द इंग्लिश हाउस भी कहा जाता है। यहां आपको एक एकदम अलग ही आर्किटेक्चरल क्लैश देखने को मिलेगा। एक तरफ जो हमारी पारंपरिक भारतीय इमारतें होती हैं, उनमें हमेशा एक खुला आंगन होता है जो हमारे मौसम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये दिलकुशा कोठी एकदम पलेडियन या इंग्लिश स्टाइल में बनी थी। इसमें कोई आंगन नहीं था। इसे विशुद्ध रूप से नवाबों के आराम या शिकार के बाद ठहरने के लिए एक समर रिसॉर्ट की तरह डिजाइन किया गया था। पर विडंबना देखिए, जिस इमारत को सुकून के लिए बनाया गया, 1857 में ब्रिटिश सेना ने उसी पर कब्जा करके उसे अपना मिलिट्री बेस बना लिया। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनेयर के सबसे आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, कैसरबाग पैलेस, स्वर्ग से लूट तक का सफर। 1847 में नवाब वाजिद अली शाह ने इसे धरती पर एक स्वर्ग बनाने के इरादे से बनवाया था और सच में ये अपनी सांस्कृतिक बुलंदी पर था। ये कला और संगीत का सेंटर था। यहीं परी खाना था जहां बेहतरीन कलाकार रहते थे। इसी जगह से कत्थक के लखनऊ घराने का जन्म हुआ और जब नवाब को गद्दी से हटाया गया तो उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने इसी महल को बेस बनाकर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लेकिन फिर आता है 1858 का मार्च, जिसने स्वर्ग को पूरी तरह तबाह कर दिया। ब्रिटिश सेना ने जब महल पर दोबारा कब्जा किया तो ऐसी भयानक लूट मची जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विलियम हावर्ड रसल नाम के पत्रकार ने अपनी आंखों देखा हाल लिखा है। महल से इतने हीरे, पन्ने और खजाने लूटे गए कि कई आम ब्रिटिश सैनिकों ने रातों रात इतनी दौलत इकट्ठी कर ली कि वापस जाकर स्कॉटलैंड और आयरलैंड में उन्होंने पूरी की पूरी जागीरें और एस्टेट्स खरीद ली हैं। बिल्कुल अनबिलीवेबल। और इसी लूट के साथ नवाबी शानो शौकत हमेशा के लिए खाक में मिल गई। तो इन सब चीजों को जानने के बाद क्या लगता है आपको? हमने अकाल में रोजगार देने वाले इमामबाड़े देखे, खून से सनी रेजिडेंसी की दीवारें देखीं और कैसरबाग को लुटते हुए देखा। क्या लखनऊ की असली पहचान सिर्फ उसके अदब और तहजीब में है, या फिर क्या सच्ची सांस्कृतिक विरासत और रेजिलियंस इन भयानक विनाशों को झेलकर वापस खड़े होने में है?